देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे बचपन में आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में सुना होगा और उसके बाद सीधे आपने एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि उसके बीच का पोर्शन कोई देखता नहीं है ना। और ये इतिहास गवाह है, आप लोग सभी भी जानते हैं कि सीधे 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, बात खत्म। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देता हूँ। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल है और कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि यहां पे y को मैंने 2x प्लस 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो ये एक तरह से 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपने ये देखा होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहां x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। आगे आइए, चलिए y इक्वल्स टू 4x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसको बोलते हैं 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर जो x की है वो 4 है। इसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पे जो डिग्री होती है, जो भी यहां पे x की हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्या है। यहां डिग्री कितनी है? यहां है डिग्री 1, यहां डिग्री 2, यहां डिग्री 3, यहां डिग्री 4, इस तरह से। तो डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसी को बोलते हैं डिग्री। अब आप एक बहुत अच्छी बात देखिए कि यहां मैंने ये 4 पॉलिनोमियल लिखे, इसमें केवल 2 वेरिएबल है। तो एक बात क्लियर है कि पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई, पी क्यू, आर एस, ए बी, कुछ भी हो सकते हो। फिर दूसरी बात कि y फिक्स है, हमने y को x की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। 2 वेरिएबल होंगे पॉलिनोमियल में, किसी एक को दूसरे की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। हमने y को x की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ओके, और आप पावर देख सकते हैं। अगर मैं एक पॉलिनोमियल और लिख दूं तो आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने लिखा 2 ओनली 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री है 0, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2x की पावर 0, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होल नंबर हो सकती है। पॉलिनोमियल की डिग्री होल नंबर हो सकती है, यहां पे डिग्री होल नंबर ऑलरेडी है। ठीक है, और 0 होल नंबर में काउंट होता है। पॉलिनोमियल की डिग्री नेगेटिव नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल होते हैं, हम डेफिनेशन खुद से क्रिएट करते हैं। 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। दोनों वेरिएबल साथ में नहीं आएंगे कभी भी। यहां देखिए x और y साथ में नहीं आ रहे, मतलब हम y को x के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में दोनों वेरिएबल साथ में नहीं आएंगे, एक को दूसरे की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, दूसरे की जो पावर है वो होल नंबर होगी।
ओके। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि यहां पे जो कोएफिशिएंट्स है, ये देखिए यहां पे कोएफिशिएंट x की पावर 0 का 2 है, यहां पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का -3 है, कांस्टेंट टर्म -1 है। इसी तरह से x क्यूब का 1, x स्क्वायर का 1 और कांस्टेंट टर्म -1 है, x की पावर 4 का 4, x क्यूब का -1, x स्क्वायर का -3 और कांस्टेंट टर्म -1। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहां पे एक बात और आप ध्यान से देखिए कि कोएफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे। आप यहां पे रूट भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है चलेगा। हाँ, x की पावर होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल की अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या हो गई, अब आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स रियल नंबर, डिग्री होल नंबर, वेरिएबल 2 होंगे और दोनों साथ में नहीं होंगे, एक को दूसरे की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। ओके, चलिए तो यहां पे जो जनरल फॉर्म होगा पॉलिनोमियल का वो होगा a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n -1 प्लस a2 x की पावर n -2 डैश 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 अप टू an। ये जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। बस आपको एक डेफिनेशन इसलिए याद रखनी है कि कहीं भी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता रहे कि होता क्या है। वैसे मैंने यहाँ पे इन एग्जांपल से सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, बस उसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं। अब यहां पे कोएफिशिएंट्स a0 a1 a2 अप टू an ये सब रियल होंगे, ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। कोएफिशिएंट्स हमेशा रियल नंबर होंगे। और यहां पे डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n। ये n क्या होगी, होल नंबर। क्या होगी, होल नंबर, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, w से। किससे डिनोट करते हैं, w से। और ये दो चीजें हो गई। फिर साथ में x और y कभी भी साथ में नहीं आएंगे, y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। कुछ प्यारी बातें याद रखिएगा। पहली प्यारी बात कि अगर इफ हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अगर 1 हो जाए, a0 अगर 1 हो जाए, देन पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम होता है, विल बी मोनिक। क्या होगा, मोनिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो उसको आप बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। यहां आप देख सकते हो कि मोनिक कौन है, केवल ये ही पॉलिनोमियल ऐसा है जो मोनिक है, क्योंकि x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल, जो कि शब्द मोनिका से लिया गया है, आपने सुना होगा। ओके, चलिए तो इफ a0 इक्वल्स टू 1 देन पॉलिनोमियल विल बी मोनिक। और एक प्यारी बात और याद रखिएगा कि हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होता है, इसको प्यार से कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टर्म। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टर्म। ये प्यारी बात है, आप याद रखिएगा। और इस तरह से पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं। और डिग्री, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, 2 वेरिएबल में होता है, दोनों साथ में नहीं आते हैं, एक को दूसरे की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कोएफिशिएंट्स रियल नंबर, पावर होल नंबर। और अगर हाईएस्ट डिग्री का या सॉरी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, द पॉलिनोमियल विल बी मोनिक। ओके, तो इस तरह से सारी चीजें डिफाइन करते हैं। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म को एब्सोल्यूट टर्म। ये कुछ बातें आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब आप सोचिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। और अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर इफ ए इक्वल्स टू 0 और मान लो कि सी भी 0 है, अगर ए और सी दोनों 0 है तो आप देखिए कि y बराबर क्या हो जाएगा, bx। याद रखना a और c 0 बट b नॉन जीरो, a और c 0 है, b नॉन जीरो है, तो ये बन गया y इक्वल टू bx, और इसको हम प्यार से कहेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसका स्पेशल नाम है। आप याद रखिएगा, अगर a 0 है, c 0 है और b नॉन जीरो है, तो इसको हम कहेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। और मान लीजिए अगर ऐसा है, इफ a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0 और c नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू bx प्लस c। इसको हम बोलेंगे सिंपली लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। और यहां पे कुछ स्पेशल बातें आप याद रखिएगा कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म 0 है और b नॉन जीरो है, तो इसको बोलते हैं ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो, x का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है और लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है, तो ये सिंपली एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और यहां पे अगर a नॉन जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब हम आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए देखिए, अगर यहां पे इफ a इक्वल्स टू 0 बट b नॉन जीरो और c भी नॉन जीरो हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू bx प्लस c। सिंपली ये होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर a और c 0 है, y इक्वल टू bx, और b अगर नॉन जीरो है, तो इसका स्पेशल नाम क्या होगा, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर a नॉन जीरो है, b और c, सॉरी a 0 है, b और c नॉन जीरो है, तो सिंपली हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर a नॉन जीरो है तो 100% ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, तो एक बार और मैं रिकॉल करवा देता हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है, दो वेरिएबल में होता है, दोनों साथ में नहीं आते। एक वेरिएबल को दूसरे की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, पावर हमेशा होल नंबर होगी, ओके, और कोएफिशिएंट्स हमेशा रियल नंबर होंगे। अगर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो पॉलिनोमियल को बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जो होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म को एब्सोल्यूट टर्म कहा जाता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब आगे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड, और सेकंड होती है, सेकंड कौन सी होती है, फॉर्मूला मेथड। इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ओके, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। अब आप देखिए कि हम किस तरह से फॉर्मूला मेथड का यूज करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड है वो पॉसिबल तो है बट फिजिबल नहीं है। आपको रूट ही निकालना है तो उसके लिए आप ग्राफ बनाओ, ये पॉसिबल है लेकिन फिजिबल नहीं है। चलिए, तो हम बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की। किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला मेथड की। अब देखिए, जैसे fx इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी ये क्वाड्रेटिक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अगर हमको इसके रूट निकालना है तो रूट का मतलब क्या होता है कि मतलब रूट x की वो वैल्यू जिस पे y 0। ओके, रूट का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x एट विच y बिकम्स 0, दैट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और रूट को हम जीरोस भी बोलते हैं। ओके, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट मीन्स द वैल्यूज ऑफ x एट विच y बिकम्स 0। और यहां पे एक बात आप याद रखिएगा कि इसकी डिग्री 2 है, तो यहां पे x की ऐसी दो वैल्यूज आएगी जिसके लिए y 0 हो जाएगा। ओके, आर नॉन एज रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब x की वो वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और उस कंडीशन में ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी, इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहां पे दो फिक्स वैल्यू हो गई जिस पे ये 0 आए, और इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका प्रॉपर ग्राफ होगा। इक्वेशन का मतलब केवल यहां पे x की दो वैल्यूज आएगी जिस पे क्वाड्रेटिक 0 होगी, और वो वैल्यूज जो आएगी उनको हम बोलेंगे रूट्स या जीरोस। और यहां से एक बात और आप याद रखिएगा कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। क्यों है, क्योंकि यहां मैं मेंशन कर देता हूं a नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो डेफिनेटली इसके दो रूट्स होंगे। अगर 3 डिग्री होगी इक्वेशन की, x की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसके 3 रूट्स होंगे, 4 होगी तो 4 रूट्स होंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कितने रूट्स होंगे वो डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है तो डेफिनेटली हर बार 2 ही रूट्स होंगे। तो देखिए अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं रूट्स निकालने के लिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार यहां आप प्लस लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, और दूसरा x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। तो ये दो रूट्स आप फॉर्मूला मेथड से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पे एक्चुअल में मेथड दो ही होती है, इसके अलावा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। एक होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड। दूसरा एक और आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो वो सब टेक्निक है उसको सिंप्लीफाई करने की, बट एक्चुअल में आप फॉर्मूले से हर कंडीशन में रूट्स निकाल सकते हो। अब अगर आप बात करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट वाली, तो वो कंडीशन हर जगह नहीं लगती, कुछ केसेस में ही लगती है, और वैसे वो कुछ केसेस मैक्सिमम में काउंट होते हैं। मतलब हमको ऐसी इक्वेशंस कम ही मिलती है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो। ओके, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर को आप हर जगह लगा सकते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं तीनों मेथड से, और एक्चुअल में फॉर्मूला मेथड ही होती है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो एक बार हम उनको जस्ट रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। ओके, चलिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एवरग्रीन एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे समझाऊंगा फॉर्मूला मेथड। तो a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमने किसके लिए किया है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए। अब मैं यहां कंपेयर करता हूं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, माइनस b। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट होता है b, और कांस्टेंट टर्म
इसको हम बोलते हैं सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मैंने आपको बताया भी था, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म को हम एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात और याद रखिएगा, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसी के बेसिस पे हम रूट्स का नेचर भी बता सकते हैं। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। हम वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। एक एक चीज मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, आप एक एक लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू 1, ए कितना है? 1 और सी है 6 अपॉन कितना आएगा? 2a, तो 2 इंटू 1। एक्स आ जाएगा 5 प्लस माइनस, आप देखिए ये 25 माइनस 24 अपॉन 2। तो अल्टीमेटली यहां पे एक्स की वैल्यू आने वाली है 5 प्लस माइनस 1/2। अगर आप प्लस लेंगे तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1/2 3 आएगा, और माइनस लेंगे तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2, x कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहां पे आपके रूट्स क्या है? 2 और 3। x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू रूट्स आए। अब एक बात और आप याद रखना कि ये जो भी रूट आए हैं ये इस इक्वेशन के रूट है। मान लो आपको चेक करना है या कोई क्वेश्चन आता है आगे कि ये रूट इस इक्वेशन के है या नहीं है, तो आप इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो हमेशा 0 आएगा। रूट जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। देखो मैं चेक करके बताता हूं, x2 इसका रूट है कि नहीं आपको चेक करना है। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो देखिए 4 माइनस 10 प्लस 6 आ गया 0। तो इसका मतलब डेफिनेटली x इक्वल्स टू 2 इसका रूट है। चलिए अब हम 3 की बात करते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 चेक करता हूं, 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6 आ गया 0। तो डेफिनेटली x इक्वल्स टू 3 भी इसका रूट है। तो आप जो भी रूट है वो क्वाड्रेटिक में पुट कर दीजिए, आप सीधे चेक कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक का रूट है या नहीं, क्योंकि रूट होगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमने फॉर्मूला मेथड देखी रूट निकालने की। अब मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर और साथ ही साथ मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली मेथड भी बताता हूं। हो सकता है आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट एक बार आप रिकॉल कीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हम जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन, तो ये भी पॉजिटिव और 6 का साइन भी पॉजिटिव है, तो ये आ गया हमारे पास 6। फिर हम दूसरा देखते हैं कि यार मिडिल टर्म जो है मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम विद साइन देखते हैं कितना है? -5। अब यहां पे आप ध्यान देना कि हमको दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए और उनको ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे -5 आए, ठीक है। तो वो नंबर मैं क्या लेता हूं? -2 इंटू -3। आप इसके फैक्टर करके और वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फैक्टर के 6 के, तो क्या क्या आ गया? 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। मैंने देखा कि अगर -2 -3 लेता हूं तो प्रोडक्ट 6 आ जाएगा, और -2 -3 लेता हूं तो ऐड करने पे -5 आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको करना कुछ नहीं है, इस -5 को क्या लिख देना है?
-2 -3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने -3x -2x + 6 = 0। मतलब -5 को -2x और -3x लिख दिया सम करके। तो x -3 -2 कॉमन लिया, x -3 = 0, x -2 x -3, क्योंकि यहां पे x कॉमन तो x -3, यहां -2 कॉमन तो यहां माइनस आ जाएगा। तो अब दोनों में से x -3 कॉमन आया तो ये बचेगा x और ये बचेगा -2, और यहां से एक बार x -2 0, एक बार x -3 0, तो x = 2 और x = 3। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसके बाद आप देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, x² - 5x + 6 = 0। इसमें हम क्या करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का तरीका क्या होता है, उसकी स्टेप नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना होना चाहिए? 1। अगर नहीं है तो बनाओ, यहां तो ऑलरेडी 1 है। मान लो नहीं होता, ऐसा होता -3x + 1, तो मैं 2 कॉमन लेके और x² -3/2x + 1/2, क्योंकि आप 2 को अंदर ले जाओगे तो फिर से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो पहली स्टेप आपकी होगी कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। यहां है, अगर नहीं होता तो मैं जो भी कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेके और इस कंडीशन में लाके और फिर उसको फॉर्म करता। दूसरा, जो भी मिडिल टर्म है उसका मिडिल टर्म मतलब x का कोएफिशिएंट, ठीक है, इसका हाफ कीजिए। साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो x² का कोएफिशिएंट 1 पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये जो भी हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x आया 5/2 आया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, x² - 5/2x। अब यहां पे एक तो 5/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 5/2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, +6 = 0। एक बार 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। 5/2 कैसे आया? पहली स्टेप, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बनाओ। दूसरी स्टेप, x का कोएफिशिएंट का हाफ किया तो 5 का हाफ 5/2। आपको तीसरी स्टेप में 5/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 5/2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है। कर दिया, बाकी सब एज इट इज। 1 2 3 ये तीनों मिलके बनाएंगे x - 5/2 का स्क्वायर। बाकी जो भी बचा उसको उधर फेंक दो, तो ये आ गया 25/4 - 6। तो x - 5/2 का स्क्वायर बराबर 25 - 24/4 1/4। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। तो x - 5/2 का स्क्वायर आप 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब आप यहां से x - 5/2 का स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस और रूट 1/2 का स्क्वायर। फाइनली आएगा +-1/2। एक बार आप +1/2 लेंगे तो x - 5/2 = 1/2, तो x आ जाएगा 3। इसी तरह से एक बार आप x - 5/2 = -1/2 लेंगे तो x आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप तीनों तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं। और यहां पे ये दोनों बताने के पीछे रीजन यही था कि एक बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड तीनों रिवाइज हो जाए, तीनों से रूट सेम आएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप याद रखिएगा। तो जहां जैसा हो
वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, कि क्वाड्रेटिक के रूट्स किस तरह से हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे। ओके, तो चलिए फिर नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं और धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर हम फॉर्मूला मेथड की बात करें तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b और एब्सोल्यूट टर्म कांस्टेंट टर्म c। फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां पे एक बार मैंने प्लस साइन लिया तो माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस साइन लिया माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम नेचर पता लगा सकते हैं रूट्स का, क्योंकि रूट तो इसी से आ रहे हैं। अब इसके बेसिस से पता क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव और जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नेगेटिव होता है तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। और जैसा कि आपको बचपन में सिखाया गया है, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसलिए हम इसके बेसिस पे एटलीस्ट नेचर ऑफ रूट्स पता लगा सकते हैं। तो चलिए, इफ डी ग्रेटर देन 0, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप सोचो कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो माइनस बी प्लस इस रूट के अंदर कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो माइनस बी प्लस सम फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 2a, फिर माइनस बी माइनस सम फाइनाइट क्वांटिटी इस रूट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों पे डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अगर ये रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो? पॉजिटिव हो। इसलिए हमेशा हमको यहां पे दो अलग अलग रूट मिलेंगे, बिल्कुल श्योर है। कैसे? मान लीजिए ये माइनस बी मतलब ये हो गया 3, तो माइनस 3, और प्लस ये हो गया 4 या मान लो 5, तो माइनस 3 प्लस रूट 5, और ये माइनस 3 माइनस रूट 5, इस तरह से माइनस 3 प्लस रूट 5 और माइनस 3 माइनस रूट 5, इस तरह से। देखिए यहां पे मैंने ये लिखा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होंगे? रियल और अनइक्वल। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा, तो प्लस और यहां पे पॉजिटिव वैल्यू और माइनस यहां पे पॉजिटिव वैल्यू दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि d अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, क्योंकि d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब ये जब 0 होगा तो क्या होगा? माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो कहने का मतलब है कि जो 0 है वो तो खत्म ही हो गया। पहला रूट भी माइनस बी बाई 2a और दूसरा भी माइनस बी बाई 2a, दोनों माइनस बी बाई 2a, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल। अब d अगर लेस देन 0 आता है तो उस केस में दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। कैसे? कि d अगर नेगेटिव होगा, आप सोचिए कि ये नेगेटिव मतलब यहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो रूट के अंदर नेगेटिव वो इमेजिनरी हो गया। अब प्लस लेने पे और माइनस लेने पे दो अलग अलग इमेजिनरी 100% अलग अलग मिलेंगे, तो इसलिए यहां पे दोनों रूट क्या मिलेंगे? इमेजिनरी। अब इसके बाद आप यहां पे देखिए कि तीनों कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि या तो रूट्स रियल होंगे या फिर क्या होंगे? इमेजिनरी। यहां पे एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो ये बोल दे कि एक रूट रियल और एक इमेजिनरी। उसका सीधा सा रीजन ये है कि जब हम ये फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों में होगा, इसलिए दोनों रूट रियल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d नेगेटिव है, दोनों में होगा, दोनों में इमेजिनरी। इसलिए यहां पे
आप देख सकते हैं कि रियल होंगे तो दोनों होंगे, इमेजनरी होंगे तो दोनों होंगे। कभी भी क्वाड्रेटिक में एक रियल एक इमेजनरी नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की और आपसे पूछूं कि यार मिनिमम रियल रूट्स कितने होंगे, तो 2 होंगे। क्यों? क्योंकि दो ही रियल रूट, मिनिमम रियल रूट्स 0 क्यों? क्योंकि दोनों इमेजनरी अगर हो गए तो रियल रूट होंगे ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम रियल रूट्स, तो भी क्या बोलोगे? मिनिमम रियल रूट्स तो 0 ही बोलोगे, क्योंकि दोनों इमेजनरी हो गए तो रियल होगा ही नहीं। अब मैं बोलूं कि मिनिमम इमेजनरी रूट, तो आप क्या बोलोगे? 0। अगर दोनों रियल हो गए तो आपको इमेजनरी मिलेगा ही नहीं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स 0, क्योंकि दोनों इमेजनरी हो गए तो मिनिमम रियल रूट्स 0। मिनिमम इमेजनरी रूट्स 0, अगर दोनों रियल हो गए तो मिनिमम इमेजनरी 0। इसके बाद एक बात और मैंने आपको अभी सिखाई थी, आप ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वेशन की डिग्री ऑड है तो कम से कम एक रूट रियल होगा। क्यों? क्योंकि इमेजनरी पेयर में आते हैं, सिंगल इमेजनरी कभी नहीं आते। तो इसलिए अगर इक्वेशन की डिग्री ऑड है तो कम से कम एक रूट रियल होगा ही होगा, क्योंकि इमेजनरी किस में आते हैं? पेयर में, कभी भी सिंगल इमेजनरी नहीं आते। अगर इक्वेशन की डिग्री 5 है तो भी कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा, कम से कम एक रियल रूट 7 के केस में भी होगा। तो ऑड डिग्री वाली कोई भी इक्वेशन हो, कम से कम एक रियल रूट आएगा। सीधा सा रीजन है, इमेजनरी पेयर में आता है और रियल अकेला भी आ सकता है। अगर इवन डिग्री है तो मिनिमम रियल रूट भी 0, सारे इमेजनरी हो गए, और इवन डिग्री में मिनिमम रियल भी 0 अगर सारे इमेजनरी हो गए। क्योंकि अगर मैं बात करूं इवन डिग्री, तो इवन डिग्री में पेयरिंग पॉसिबल है, दो के आप पेयर बना सकते हो, तो सारे इमेजनरी बना सकते हो, सारे रियल बना सकते हो। तो इवन डिग्री अगर इक्वेशन की है तो मिनिमम रियल रूट्स 0, और इवन डिग्री के केस में मिनिमम इमेजनरी भी 0। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इसके रूट्स की बात करें, तो यहां पे a बराबर क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इस इक्वेशन में a बराबर 2 है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 7। ओके, अगर हम इसके रूट्स देखते हैं तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? d, और d बचपन से ही कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो चलिए आप देखिए, b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 7। ओके, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 56, और 25 माइनस 56 कितना आएगा? ये आएगा -25 और 6 -31। हमको केवल नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है। फाइनली डी नेगेटिव रूट्स क्या हो गए? अरे डी नेगेटिव रूट क्या हो गए? इमेजनरी। कैसे हो गए? डी नेगेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। अब आप देखिए a कितना है? a है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बचपन से ही a है, b है -7 और c है -9। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, x का -7 और कांस्टेंट टर्म हो गया -9। अगेन हम कैलकुलेट करेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना आएगा? -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 1 -9, तो ये 36। तो कितना हो जाएगा? अब आप देखिए, ये हो जाएगा 49 प्लस 36, अल्टीमेटली ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो d हमारा क्या आया? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ओके, रूट्स क्या होंगे? रियल और अनइक्वल होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। पहली इक्वेशन में रूट्स इमेजनरी क्योंकि d लेस देन 0, सेकेंड इक्वेशन में d ग्रेटर देन 0, इसलिए रूट क्या होंगे? रियल। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। अगेन हमारा प्रोसेस यही रहेगा,
क्या फाइंड आउट करेंगे? ए, बी और सी। तो चलिए मैं इक्वेशन 3 यहां पे सॉल्व करता हूं। इधर आप ध्यान दीजिए, डायरेक्टली हम ए बी सी यहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए कितना? थर्ड के लिए ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, बी कितना हो गया? एक्स का कोएफिशिएंट 1 और सी हो गया 1। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका डी हो जाएगा 1 माइनस 8 माइनस 7 लेस देन 0। और डी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स क्या होंगे? रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो इस थर्ड इक्वेशन के रूट्स भी क्या होंगे? इमेजिनरी। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे हम सारी चीजें फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इक्वल्स टू l, b इक्वल्स टू -1 और फाइनली c इक्वल्स टू -m। थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी है। चलिए d इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4l, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो -1 का स्क्वायर माइनस 4l और c कितना है? -m। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4lm और ये माइनस आगे आएगा तो 1 प्लस 4lm। अब आप देखिए कि यहां पे l और m दोनों पॉजिटिव है और यहां पे भी प्लस है, तो डेफिनेटली l और m का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और ओवरऑल क्या होगा? ये ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से फाइनली हमको क्या मिला? इस तरह से फाइनली मिला d ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। देयरफॉर दैट इज रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो यहां से हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो जब भी यहां पे क्वेश्चंस में इस तरह के पैरामीटर हो एलिमेंट, तो आप उनका साइन देख के और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं।